नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। लोकतंत्र के मुद्दे पर एक बार फिर से अमेरिका कम्युनिस्ट देशों से दो दो हाथ करने के मूड में है। 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका में होने वाले वर्चुअल संवाद के लिए जिन देशों को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्योता भेजा गया, उसमें से कम्युनिस्ट देश चीन और रूस को बाहर कर दिया गया है, जबकि अमेरिका की ओर से लोकतांत्रिक देश ताइवान को आमंत्रण भेजा गया है। इससे चीन और अमेरिका की ओर से एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। बीते कुछ समय में ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह की जुबानी जंग देखने को मिली, उसे देखते हुए अमेरिका के इस कदम को लेकर और भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। समझा ये भी जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। मंगलवार को भी जब अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक पोत ताइवान स्ट्रेट से गुजरा था, तो चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम करार दिया था। अमेरिका की ओर से लोकतंत्र पर संवाद के लिए आयोजित वर्चुअल समिट में 110 देशों को आमंत्रित किया गया। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस सूची से चीन और रूस जैसे कई बड़े देश तो गायब ही हैं, बल्कि दक्षिणी एशियाई देश से बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूची से बाहर रखा गया। वहीं नाटो के सदस्य टर्की को भी इस सूची में जगह नहीं मिली। अमेरिका की ओर से इस वर्चुअल समिट में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रण भेजा गया। वहीं पाकिस्तान और इराक को भी जो बाइडेन ने न्योता भेजा। तालिबान शासित अफगानिस्तान को भी लोकतंत्र पर संवाद के लिए अमेरिका ने न्योता नहीं भेजा है। ये तालिबान की नई सरकार के लिए बड़ा झटका है। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान वैश्विक मान्यता के लिए कई प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसे तवज्जो न देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसीलिए एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिरकार क्यों अमेरिका ने चीन को, तालिबान को अलग रखा है? और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इससे आने वाले समय में इन देशों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हालांकि भारत को जो वर्चुअल समिट है जिसमें 100 देशों को आमंत्रित किया गया है, उसमें भारत को निमंत्रण है। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, चाहे मानवाधिकार हो या अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। आतंकवाद से लेकर तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कम्युनिस्ट देशों से अमेरिका ने एक बार फिर से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। लोकतंत्र पर वर्चुअल संवाद, लेकिन इस संवाद में कई ऐसे महत्वपूर्ण देश जिसको अमेरिका ने आमंत्रित नहीं किया। अमेरिका की सूची से चीन, रूस जैसे कई जो बड़े देश हैं उनको बाहर रखा गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इससे जो अन्य देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी जरा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दक्षिणी एशियाई देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका भी इस लिस्ट से बाहर हैं। तो जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है, क्यों इन देशों को जो है बाहर रखा गया है? और साथ ही साथ चीन से इस वक्त जो अमेरिका के 2-4 चल रहे हैं, उससे आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से जो ताइवान है उसके मसले पर चीन और अमेरिका के बीच जो है जुबानी जंग भी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन अब उसका कितना असर आने वाले दिनों में पड़ेगा? साथ ही साथ तालिबान की नई सरकार के लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तालिबान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिले, वर्चुअली उसको संवाद मिल पाए, और इसके लिए वो तमाम कोशिशें कर रहा है। और इसलिए इस बार उसकी कोशिश थी कि इस में उसको भी आमंत्रित किया जाए, लेकिन उसको दरकिनार किया गया। अब ये देश आखिरकार क्या रणनीति आगे अपनाते हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लोकतंत्र पर वर्चुअल संवाद के लिए लिस्ट बन चुकी है, और लिस्ट से जो कम्युनिस्ट देश हैं चीन और रूस, उनको बाहर रखा गया है, जबकि अमेरिका की ओर से लोकतांत्रिक देश ताइवान को आमंत्रण जरूर भेजा गया है। और इससे यही कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका की ओर से एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। और बीते कुछ समय में ताइवान के जो मसले पर हमने ये भी देखा कि चीन और अमेरिका के बीच जो है जुबानी जंग भी चला। उसे देखते हुए अमेरिका के इस कदम को लेकर कई और कदम भी उठाए गए हैं।
तो समझाया भी जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती हैं, चीजें सुधरने की बजाय और ज्यादा स्थिति गंभीर होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मंगलवार को भी जब अमेरिका की जो नौसेना है उसका विध्वंसक पोत ताइवान स्ट्रेट से गुजरा था तो चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करने के लिए जानबूझकर उठाए गए कदम करार दिया था। इस पर अमेरिकी की ओर से लोकतंत्र पर संवाद के लिए आयोजित वर्चुअल समिट 110 देशों को आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई है और इसमें जो है कई बड़े जो देश हैं उनके नाम गायब भी हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं अशोक जी, हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट के तौर पर कार्यक्रम में आए हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संजीव श्रीवास्तव जी, आप इसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या इसमें क्राइटेरिया होता है जिन देशों को अमेरिका ने वर्चुअल जो है इस कार्यक्रम में लोकतंत्र के न्योता दिया है, जिनको आमंत्रित दिया है वो, और साथ ही जिनको आमंत्रण नहीं भेजा गया है, तो ये क्या जो है पैरामीटर्स, क्या मापदंड रहते हैं कि इन देशों को बुलाया गया? संजीव जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी हेलो जी संजीव जी सुन पा रही हूँ। आपने सवाल मेरा सुना? आप एक बार फिर से रिपीट करिए। जी संजीव जी, मेरा सवाल यही है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं आज, लोकतंत्र वर्चुअल जो समिट अमेरिका ने बुलाया है, क्या उसमें क्राइटेरिया होता है कि जिन 110 देशों को आमंत्रण में लिया गया है, आमंत्रित किया गया है, बाकी के जो चीन से लेकर रूस तक से लेकर इनको नहीं मिला है आमंत्रण, तो क्या इसके लिए प्रोटोकॉल्स, क्या इसके लिए क्राइटेरिया सेट होता है, मापदंड क्या है इसके? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि स्वयं एक डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं और वो लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका गहरा भरोसा है, वो जब अपने इलेक्शन को रन कर रहे थे तो उस समय ही उन्होंने कहा था कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो पूरे विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाएंगे और इसमें मुख्य फोकस इस बात पे होगा कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक किस तरीके से उसे सशक्त बनाया जाए, एक ऐसे समय में कि जब विश्व के जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। जो रशिया, चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं, उनके अगर लोकतांत्रिक उनके मूल्यों की बात करें तो वहाँ पे लगातार लोकतंत्र का जो है दमन किया गया है। चाइना तो एक तानाशाही पूर्ण सत्ता वाला राष्ट्र है, चाइना में तो लोकतंत्र है ही नहीं। और जो रशिया है वहां पर भी एलेक्सी नावेल्नी का जो केस देखा गया, जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, अन्य जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट किया गया, वो एक रशिया और चाइना में लोकतांत्रिक भावनाओं की जो भारी कमी है उसकी वजह से उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। एक जो म्यांमार में अभी आपने देखा कि किस तरीके से म्यांमार में एक सैनिक सत्ता ने एक लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और एक सैनिक शासन स्थापित कर लिया। तो ये वर्तमान समय में ये जो अमेरिका की तरफ से ये जो वर्चुअल समिट लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए और लोकतंत्र पे डायलॉग को स्थापित करने के लिए बुलाई गई है, इसमें जो लोकतांत्रिक राष्ट्र, जो ऐसे राष्ट्र जो कि लोकतांत्रिक जो है संस्थाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए कार्य करते हैं, जो कि लगातार डेमोक्रेसी को और अधिक से अधिक मजबूत और गहरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसमें इनवाइट किया गया है। 110 ऐसे देश हैं जिनको कि अमेरिका ने इनवाइट किया है। जाहिर है कि दुनिया में जो अन्य करीब 80 ऐसे देश हो सकते हैं जिनको कि न्योता नहीं भेजा गया है, तो वहां पर ये जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो उनकी कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो उनके मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा कर रख पाने में उनकी जो विफलताएं हैं, उसकी वजह से ही उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि नेटो का सदस्य देश टर्की एक ऐसा राष्ट्र था कि जो कि लोकतांत्रिक राष्ट्र था। टर्की, लेकिन राष्ट्रपति एर्डोगान के नेतृत्व वाला जो टर्की है वो उसमें लगातार इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म देखा जा रहा है। वहां पर लोकतांत्रिक भावनाओं को लगातार कुचला जा रहा है। इसी वजह से इस जो बैठक में नेटो का सदस्य होने के बावजूद भी टर्की को इस सूची में जगह नहीं दी गई है। उसी तरीके से जो है अफगानिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जहां पर तालिबान ने काबुल की सत्ता को फोर्सफुल टेक ओवर कर लिया। वहां पर जो एक सत्ता का स्वरूप होना चाहिए था, जिस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए थी, एक रिकन्सिलिएशन होकर के पावर शेयरिंग करके जो एक सरकार बनती,
तो वो लोकतांत्रिक सरकार होती और ऐसी सरकार बनती तो इस बैठक में उसे जरूर इन्वाइट किया जाता। लेकिन क्योंकि तालिबान ने काबुल की सत्ता का फोर्सफुल टेक ओवर किया है, एक ऐसी सत्ता बिठाई है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, तो ऐसे में अफगानिस्तान को भी सूची से बाहर रखा गया है। तो संजय जी, तालिबान की आपने बात की और तालिबान लगातार हम देख रहे हैं इसी कोशिश में जुटा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिल सके, उसको जो है पूरा जो देश हैं, जो तमाम देश हैं, वहां पर उसकी कोशिश है कि वो अपनी जगह बना सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रमों में उसको वैश्विक मान्यता के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहा है उसको अगर तवज्जो नहीं मिलती है तो कितना असर पड़ने वाला है उस पर? देखिए, वर्तमान समय में अफगानिस्तान में एक गंभीर आर्थिक संकट है, साथ ही साथ गंभीर फूड क्राइसिस भी वहां देखी जा रही है। खाद्यान्न का संकट एक गहरा संकट हो गया है और एक जिसको आप कह सकते हैं ओवरऑल वहां के जो लोग हैं वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अभी एक सीवियर विंटर की सिचुएशन भी आने वाली है और वहां पर जाहिर है कि ये जो आर्थिक संकट है, ये जो खाद्यान्न का संकट है, एक सीवियर विंटर है, उसकी वजह से जो अफगानिस्तान की लगभग 23 मिलियन की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात की कोशिश जरूर कर रहा है कि अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए। लेकिन जहां तक जो आपने प्रश्न पूछा है तालिबान की सरकार को मान्यता देने या न देने की बात, तो ये जो है तालिबान के व्यवहार पर निर्भर करता है। तालिबान ने काबुल की सत्ता का जब फोर्सफुल टेक ओवर कर लिया उसके बाद से उसने तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लुभाने के लिए तरह तरह के आश्वासन दिए कि वो महिलाओं का सम्मान करेगा, अल्पसंख्यकों का सम्मान करेगा, वो जो है आतंकवाद को पनाह नहीं देगा, अपनी जमीन को आतंकवादियों को इस्तेमाल नहीं होने देगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो तालिबान को अब इस पर अमल करके दिखाना होगा। वर्तमान समय में ऐसा दिखाई देता है जो तालिबान ने सरकार बनाई है उसमें हक्कानी नेटवर्क जो एक पश्तून सुन्नी डोमिनेटेड सोच रखने वाला एक आतंकी संगठन रहा है, उसका ज्यादा प्रभुत्व दिखाई देता है। ऐसे में जो अल्पसंख्यक हैं जिनको कि तालिबान जो है सम्मान देने की बात कर रहा था, चाहे वो ताजिक हो, उज्बेक हो, हजारा हो, शिया जो कम्युनिटी के लोग हों, उनको उचित सम्मान सरकार में नहीं दिया गया है। उसी तरीके से महिलाओं के ऊपर भी किसी तरीके का एक क्रेडिबल जो एश्योरेंस है वो अभी तालिबान की तरफ से नहीं आया है। तो ऐसे में तालिबान को मान्यता देना अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए संभव दिखाई नहीं देता और इस बात को लेकर के भी अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल फिर से आतंकी संगठन कर सकते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच का जो गहरा गठजोड़ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को उसकी काबुल की सत्ता में फोर्सफुल टेक ओवर करने में मदद की, उससे आतंकवाद का भी खतरा अभी बना हुआ है। इस वजह से अभी तालिबान को मान्यता मिलना मेरे विचार से बहुत मुश्किल दिखाई देता है। मुश्किल है और इसीलिए जब अमेरिका जैसा देश उसको आमंत्रण नहीं देता है, आमंत्रित नहीं करता है, तो और मुश्किलें उसके लिए बढ़ जाती हैं। लेकिन चीन पर इसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिका द्वारा आमंत्रित नहीं करने पर चीन के बीच जो रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो आगे क्या तनाव और तकरार की स्थिति में और ज्यादा चले जाएंगे, इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अशोक सजनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उनसे चर्चा करेंगे फिर से। अभी संजीव श्रीवास्तव जी, तालिबान को लेकर क्या कुछ मसला है वो हमने चर्चा की। अब जरा चीन पर आते हैं। चीन को इनवाइट ना करते हुए ताइवान को इनविटेशन मिला है, क्या इससे दोनों देशों के बीच में तल्खियां और बढ़ेंगी? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि अमेरिका और चीन जो है उनका जुबानी वार काफी ज्यादा पिछले दिनों से तेज हो चुका है। क्या इसका असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है? जी 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 बिल्कुल। जहाँ तक चाइना को इनविटेशन की बात थी, तो मुझे लगता है कि चाइना को इनविटेशन दिए जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि चाइना लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। चाइना लोकतांत्रिक मूल्यों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, वहाँ पे तानाशाही है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में जो चाइना है वो बिल्कुल और अधिक से अधिक तानाशाही पूर्ण होता जा रहा है, वो सर्वाधिकारवादी होता जा रहा है, टोटलिटेरियन एक राष्ट्र के रूप में वो बदलता जा रहा है। पूरी सोसाइटी चाइना की एक सर्विलांस सोसाइटी के रूप में तब्दील कर दी गई है और चाइना के अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने घरेलू मोर्चे पर भी और वैदेशिक मोर्चे पर भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में चाइना को इन्विटेशन दिया जाना इस लोकतंत्र के संवाद में कहीं कोई अर्थ नहीं लगता था, इसी वजह से इसे नहीं दिया गया। लेकिन ताइवान को इन्विटेशन दिया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और इससे निसंदेह जो अमेरिका और चाइना के जो संबंधों में
तलखी आएगी। और जिस तरीके से ताइवान के ऊपर लगातार चाइना लगातार हरासमेंट की एक्टिविटीज कर रहा है, उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का सैकड़ों बार चाइना के विमानों ने वायलेशन किया है, इंकर्जन किया है, और लगातार वो ताइवान को दबाव में रखने की, उसे हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ताइवान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अमेरिका के जो तमाम जो डिप्लॉयमेंट हैं, वो ताइवान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। और आने वाले समय में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि ताइवान के ऊपर चाइना की तरफ से कोई बड़ा स्टेप लिया जाता है तो अमेरिका ताइवान को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। अभी जो ताइवान के जहां तक रिकॉग्निशन की बात है, वो एक डिस फैक्टो स्टेटस में है, लेकिन उसे रिकॉग्निशन अमेरिका दे सकता है यदि चाइना इसी तरीके का एग्रेशन ताइवान की तरफ दिखाता है। और जाहिर है कि ताइवान लोकतंत्र देश है, ताइवान में जो सरकार चली जाती है लोकतांत्रिक तरीके से चली जाती है, इसी वजह से ताइवान को इस समिट में बुलाया गया है, इस वर्चुअल संवाद में बुलाया गया है। और ताइवान भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने में, उसको गहरा करने में और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने में एक मददगार साबित हो सकता है। इसी वजह से ताइवान को खतरे को ध्यान में रखते हुए, ताइवान के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और ताइवान की जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करते हैं। ताइवान के खतरा उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ताइवान को रिलीज किया है। और जाहिर है कि पूरा विश्व का लोकतांत्रिक समाज भी आज ताइवान के साथ खड़ा है और ताइवान की बात बहुत ही गंभीरता के साथ इस समिट में सुनी जाएगी। बिल्कुल संजीव जी, जैसे आपने बताया कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त कि चीन जैसा जो देश है उसको भी ये संदेश पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई ऐसे मुल्क हैं जिनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। साथ ही अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान की, बांग्लादेश को, इनको आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित के साथ साथ किन जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व पटल पर हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कई बार कि भारत जो है लोकतंत्र के मामले में कितना ज्यादा लोगों की जो भागीदारी है वो रहती है और लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपना दायित्व है, कितना बखूबी निभाता है। तो भारत का वहां पर पहुंचना, भारत का वहां पर जाना कितना महत्वपूर्ण और क्या संदेश? देखिए, भारत जैसा कि आप, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, भारत मेरी आवाज आ रही है? जी संजीव जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि भारत का जो रोल है, भारत का जो स्थान है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, विशेष रूप से जो लोकतांत्रिक समाज है विश्व का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत है। संजीव जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही, स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ी सी मैं भी समझने में असमर्थ हो रही हूँ। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आप सुन पा रहे हैं तो अपना जवाब जरूर आप हम तक पहुंचा दीजिए। चलिए, शायद कोई टेक्निकल एरर, माफी चाहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और विस्तार से चर्चा इस बात को लेकर ही की गई कि जब अमेरिका जैसा मुल्क आमंत्रित करता है, लोकतंत्र पर चर्चा करता है, तो आगामी विश्व पटल पर देशों पर इसका असर क्या पड़ेगा और लोकतांत्रिक देश इससे क्या और सीख लेकर आएंगे, ताकि जो लोकतांत्रिक मुल्क हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उसमें लोकतंत्र जिंदा रहे और जनता की आवाज ऐसे ही उठती रहे। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।